हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज है दिसंबर 23, 2022 और आज पढ़ेंगे आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का बियॉन्ड वेपन्स। इसका टाइटल है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है यूक्रेन और रशिया वॉर पे। इसमें यूएसए क्या कर सकता है यूक्रेन को मनाने के लिए। अब ये वॉर कुछ ऐसी हो गई है कि रशिया तो ख़त्म करना चाहता है लेकिन यूक्रेन इसको ख़त्म नहीं करना चाह रहा। चलिए अब इस आर्टिकल को शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और इंटरेस्टिंग सा क्विज भी आपके सामने 6 क्वेश्चंस हैं जो भी इस क्लास में सीखोगे इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन दिस क्विज। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ क्विज के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहे जी बियॉन्ड वेपन्स। देखिए वेपन्स का मतलब होता है हथियार और बियॉन्ड का मतलब होता है पार। कह रहे हथियारों के पार। अब इस जंग को हमें समझना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स जो है अमेरिका यूक्रेन को हथियार तो बहुत सारे दे रहा है लेकिन सही सलाह नहीं दे पा रहा। तो हथियारों के पार जाकर के अब सही एडवाइस की भी ज़रूरत होगी यूक्रेन को। बात आ गई समझ में। अब देखो एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिलेटिंग टू वेपन्स। देखिए वेपन्स को, हथियारों को हम आर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, लेकिन ध्यान रखना इसमें एस लगाना जरूरी है। अगर आर्म लगा दिया तो ऐसा मत समझो सर एक हथियार था तो मैंने आर्म लगा दिया। आर्म का मतलब होता है बाजू, आर्म्स का मतलब होता है दोनों बाजू या फिर कई सारे हथियार। तो हथियारों के लिए आर्म्स नाम का वर्ड यूज करेंगे इन प्लूरल ओनली। फिर देखिए वेपन्स की जो एक स्टोरेज होती है जहां पे सारे वेपन्स रखे जाते हैं उसके लिए एक वर्ड हमारे पास इंग्लिश में वेपनरी, ठीक है। बड़ा आसानी सा सिंपल सा वर्ड है वेपनरी। और इसके दो अच्छे सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड्स हैं जो आपको दिमाग में बिठाने हैं, है ना। लिख रहा हूं मैं आपके सामने, शायद लिखने से दिमाग में बैठेंगे। पहला है कैश, दूसरा है आर्सेनल। अब ये आज के क्विज में आपसे पूछूंगा तब आपको याद होना चाहिए। हथियारों के स्टोरेज को, जहां पे सारे हथियार रखे जाते हैं उस पूरे स्टोरेज को क्या बोलते हैं? उस स्टोरेज को बोलते हैं सर वेपनरी। और इसके एडवांस सिनोनिम होते हैं कैश और दूसरा एडवांस सिनोनिम होता है आर्सेनल। चलिए आगे बढ़े। अब इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। कैश और आर्सेनल को खास करके दिमाग में बिठा लेना। कह रहा है जी द यूनाइटेड स्टेट्स शुड पुश यूक्रेन टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। कह रहे जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो अमेरिका है, इसको पुश कर देना चाहिए, जोर डाल के धक्का मारना चाहिए इसको। और किसको मारना चाहिए धक्का भाई? यूक्रेन को मारना चाहिए। और क्यों? कि ये फाइंड करे, ये ढूंढे। और किसको? एक सोल्यूशन को, एक हल को। और हल किस चीज़ का भाई? टू लगा के बता रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस वॉर का, इस जंग का जो चल रही है यूक्रेन की विद रशिया, रशिया के साथ। आ गई बात समझ में। अब यूनाइटेड स्टेट्स को सिर्फ हथियार नहीं देने हैं, इसको यूक्रेन को सलाह भी देनी है, इसको पुश भी करना है, इसको मजबूर भी करना है कि हथियारों के साथ साथ कुछ और भी ये कुछ ऐसा करे हथियार चलाने के साथ साथ कि सोल्यूशन निकल कर के आए इस जंग का। क्योंकि यूक्रेन को एंडलेसली हथियार नहीं दिए जा सकते हैं अगले 10 सालों तक। आगे बात समझ में। यूनाइटेड स्टेट्स आपका सब्जेक्ट है, शुड पुश इसकी वर्ब है, पुश किया जा रहा है यूक्रेन को, यूक्रेन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं आपसे प्रिपोजिशन का यहाँ पे शेयर करूंगा। देखो गलती ये होती है, ये जो दो वर्ड्स है ना, सोल्यूशन और एक वर्ड है आंसर, नाउन फॉर्म में, इन दोनों वर्ड्स के बाद में टू की जगह आप फोर लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे द गवर्नमेंट इज अनेबल टू डिवाइस अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट अनेबल है, असक्षम है डिवाइस करने में, ढूंढ निकालने में एक सोल्यूशन को। डिवाइस अगर समझ नहीं आ रहा तो फाइंड लिख देता हूं, ठीक है, फाइंड भी चलेगा। गवर्नमेंट अनेबल है ढूंढ लाने में एक सोल्यूशन को जो उस समस्या का है, प्रॉब्लम का है, जो है महंगाई की। अब क्या करें, यहां पे ये फोर लिखा है ना, सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम लिखना आपको चाहिए। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको मिलेगा प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सोल्यूशन फोर की जगह सोल्यूशन टू को प्रेफर किया जाता है। वैसे ही द अक्यूज्ड हैज नो आंसर या हैड नो आंसर फॉर द क्वेरीज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अभियुक्त के पास, अक्यूज के पास कोई जवाब नहीं था उन क्वेरीज का, उन सवालों का जो था जांचकर्ताओं का, जांच के अधिकारी का, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का। तो आंसर फॉर द क्वेरीज नहीं, आंसर टू द क्वेरीज। याद रहेगा ये। चलो बढ़े आगे। याद रखना जिस भी चीज का जवाब या सोल्यूशन दे रहे होते हैं उसके लिए टू लगाया जाता है ना। मान लीजिए यहां पे इतना ही होता,
अब आप बोलते हैं सर टू तो आया ही नहीं, आपने बताया था टू आएगा। भाई सेंटेंस ही यहाँ खत्म हो गया ना। अक्यूज्ड हैड नो आंसर। जिस चीज़ का आंसर दिया हो, जिस चीज़ का आंसर देना हो, अगर उसका भी जिक्र किया गया हो सेंटेंस में, तब आपको ये टू वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ऐसे अड़ नहीं जाना कि सर आंसर के बाद टू आएगा तो यहाँ क्यों नहीं लगा। ठीक है ना, जिस चीज़ का जवाब दिया गया हो उसका भी होना सेंटेंस में ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की सारी वोकैबलरी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें मेरे साथ। और उसी के साथ में ऑलराइट, एग्जाम प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मॉक टेस्ट लगाना। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैं आपको रेफर करता हूँ टेस्टबुक.com। इसलिए नहीं कि ये चैनल के स्पॉन्सर हैं, ये स्पॉन्सर भी इसीलिए हैं क्योंकि ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। आपको एक ही मॉक टेस्ट पास में हज़ारों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हर डिफ़िकल्टी लेवल के, इजी, डिफ़िकल्ट और हार्ड। तो जिसको तैयारी करनी है ना, फुल तैयारी का मौका इस मॉक टेस्ट पास में मिल जाता है। अब फिर से इस पर विंटर सेल आ चुकी है। 400 रुपये का मॉक टेस्ट पास 269 रुपये में मिल रहा है। 23 दिसंबर तक ये सेल चलेगी, शुक्रवार तक, उससे पहले फ़ायदा ले लेना। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है टेक्स्ट बुक पास का। आप जब जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे ईयरली पास दिखाएगा 299 का। इस प्राइस पे भी देखो और डिस्काउंट लेना है तो यूज़ करना कोड YT10। जैसे इस कोड को लगाओगे आपका प्राइस घट करके हो जाएगा 269। तो वैसे 400 रुपये रेगुलर कीमत है, 360 में देते हैं कभी, आज 270 में मिल रहा है। अगर लेना चाहते थे तो दिस इज़ द राइट टाइम। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा हुआ है। चलो जी, 5 वर्ड्स आज वोकैब के। सर्कमस्पेक्ट, रैंप अप, प्रीपॉन्डरेंस, डिलेमा और अंडर पिन। सर्कमस्पेक्ट कौन होता है? इंसान जो स्पेक्ट करे यानी कि देखे, और सरकम यानी अपनी गर्दन घुमा के गोल गोल। सरकम मतलब सर्कल में गोल गोल। ऐसा आदमी जो अपने चारों तरफ हमेशा देखता रहता हो, स्पेक्ट करता रहता हो, निगरानी रखता हो, वो आदमी होता है सर्कमस्पेक्ट। ये आदमी बहुत ही केयरफुल और कॉशियस होगा। इसको पल पल की खबर होगी मेरे आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी गर्दन हमेशा घूमती रहती है। इसकी नज़र सबके ऊपर है, जो भी इसके आसपास चल रहा है, जो भी इसकी विसिनिटी में हो रहा है। ठीक है ना। तो सर्कमस्पेक्ट मतलब केयरफुल, कॉशियस, विजिलेंट, प्रूडेंट, वेरी मेटिकुलस। ये सब के सब एक बहुत ही समझ गए ना, चुकन्ने इंसान के जो है सिनोनिम है, चुकन्नी चीज़ के, जो भी चीज़ चुकन्नी हो। आज वेरी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। लिटिल किड्स शुड बी सर्कमस्पेक्ट वाइल डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स। छोटे बच्चों को चौकन्ना होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए जब वो डील विद कर रहे हो या इंगेज विद कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो अनजान लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ। चलिए अगला वर्ड है रैंप अप। ये मैंने आपको बताया हुआ है कंस्ट्रक्शन से जोड़ के। आपके घर के बाहर रैंप होता है ना, रैंप है ना, थोड़ा सा होता है ना अपने घरों के बाहर रैंप। अगर आप रैंप है ना, रैंप, उसके ऊपर एक रैंप और बना दें, उसको रैंप अप कर दें, फिर उसके ऊपर एक रैंप और बना दें, फिर उसके ऊपर एक रैंप और बना दें, तो आप पता क्या कर रहे हैं? उस रैंप का या उस जगह के लेवल को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए एक जगह है, यहाँ पे एक ज़मीन है ऐसे, उसके बाद एक खड्डा है, दूसरे उसके बाद ज़मीन ऐसे शुरू हो रही है, तो इस ज़मीन को इसके लेवल में लाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर रैंप बनाता जाऊँगा मैं, जैसे जैसे रैंप बनाऊंगा इसके लेवल पे वो आ जाएगी। तो रैंप अप कंस्ट्रक्शन से हम ले आए फ्रेजल वर्ब को रियल लाइफ में। अगर किसी भी चीज़ को अपग्रेड करते हैं आप, तो आप उसको रैंप अप करते हैं। आ रही बात समझ में? लेवल अप, स्केल अप, स्टेप अप इसके सिनोनिम्स हैं। द गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर स्पेंडिंग बिलियंस टू रैंप अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया भर की सरकारें बिलियंस जो हैं खर्च कर रही हैं अपग्रेड करने के लिए, स्केल अप, लेवल अप, स्टेप अप करने के लिए अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने हॉस्पिटल्स को, छोटे क्लिनिक्स को, डॉक्टर्स को, है ना, हेल्थ इंफ्रा को। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है प्रीपॉन्डरेंस। प्रीपॉन्डरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में सुपीरियॉरिटी, और वो चीज़ हो सकती है या तो संख्या, या आपका इन्फ्लुएंस, या आपका वजन। जैसे 10 किलो का जो बाट है उसके पास सुपीरियरिटी होती है या प्रीपॉन्डरेंस होती है 2 किलो के बट्टे के सामने, 2 किलो के वजन के सामने। आई बात समझ में? जैसे एक 50 लाख की जो गाड़ी है उसके पास प्रीपॉन्डरेंस होती है, सुपीरियरिटी होती है एक 5 लाख की गाड़ी के सामने। महानता, सुपीरियरिटी को बोलते हैं प्रीपॉन्डरेंस। ठीक है। ड्यू टू इट्स प्रीपॉन्डरेंस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया हैज़ डोमिनेटेड यूक्रेन इन द वॉर। कह रहे वजह से, ड्यू टू सुपीरियरिटी के, प्रीपॉन्डरेंस के, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट की, अपने सैन्य इक्विपमेंट की, रशिया ने डोमिनेट किया है यूक्रेन को वॉर में। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मिलिट्री इक्विपमेंट यूक्रेन से अच्छा होने की वजह से रशिया यूक्रेन को डोमिनेट कर रहा है। आगे बात समझ में? प्रीपॉन्डरेंस, सुपीरियरिटी। अब ये जो सुपीरियरिटी है ना, ये वर्ड ये आर्टिकल में आएगा, प्रीपॉन्डरेंस का सिनोनिम है। एज, एडवांटेज, सुप्रीमेसी, डोमिनेंस, सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं प्रीपॉन्डरेंस के। ये एडवांस वर्ड है, ये सिंपल वर्ड है। आर्टिकल में आज आप सिंपल वाला वर्ड देखेंगे।
फिर अगला वर्ड है डिलेमा, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, हजारों बार कर चुके हैं। धर्म संकट को बोलते हैं डिलेमा। ऐसी सिचुएशन जिसमें एक तरफ कुआं हो एक तरफ खाई हो, सोल्यूशन ही ना निकले, डिलेमा कहलाती है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक द नेशन वॉज इन अ डिलेमा ओवर द नेसेसिटी ऑफ लॉकडाउन्स। स्टार्ट के वक्त, शुरुआत के वक्त सेकेंड वेव की जो इस पैंडमिक की थी, पूरा देश एक धर्म संकट में था लॉकडाउन्स की ज़रूरत को लेकर के, लॉकडाउन्स की नेसेसिटी को लेके। बहुत लोग मान रहे थे कि लॉकडाउन्स की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लोग चाहते थे कि लॉकडाउन्स लग जाएं, तो ये धर्म संकट की सिचुएशन थी। प्रेडिकामेंट, क्वेंट्री, बाइंड और हॉब्सन्स चॉइस इसके सिनोनिम्स हैं। हॉब्सन्स चॉइस को अच्छे से याद रख लेना, एक इडियम है, धर्म संकट की सिनोनिम कहलाती है। ठीक है, हॉब्सन चॉइस का मतलब है आपके पास नो चॉइस एट ऑल हो। आपको कोई बोले कि इधर जाओगे तो कुआं है, इस तरफ जाओगे तो खाई है, तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो आपके पास हॉब्सन्स चॉइस है। लास्ट वर्ड है अंडरपिन। अंडरपिन का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, और इस तरह से सपोर्ट करना कि वो गिरने से बचे, आप उसको सपोर्ट करके स्टेबल करें। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्ग्यूमेंट्स। लॉयर ने एक गवाह को पेश किया, प्रेजेंट किया एक विटनेस को अंडरपिन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपनी दलीलों को। आ गई बात समझ में? गवाह के आने से उसकी दलीलों को सपोर्ट मिलेगा, उसकी दलीलों को स्टेबिलिटी मिलेगी जो लॉयर ने जज के सामने पेश की हैं। अंडरपिन, अंडरगर्ड, कोरॉबरेट, बटरेस, श्योर अप, प्रॉप अप, बोल्स्टर सब एक दूसरे के सिनोनिम है। आज बोल्स्टर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। बढ़े आगे, अब ये वो क्या है डिटेल में करवा दिए 5 मिनट लगा के। रीजन यही है कि आप इसको जब आर्टिकल में पढ़ोगे इन वर्ड्स को तो दिमाग में आपको बैठ सके, है ना। चलो, अब ये अपना आर्टिकल है, एक समरी आपको दे दें। समरी ये है, अमेरिका भेजे जा रहा है वेपन्स यूक्रेन को, और बहुत सारे भेज चुका है ना। कुछ एस्टिमेट्स बताते हैं कि अराउंड $50 बिलियन के वेपन्स जा चुके हैं। सर इतना तो इंडिया का मिलिट्री बजट है पूरे साल का, जितना यूक्रेन को मुफ्त में ग्रांट मिल गई है रशिया से लड़ने के लिए। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि यूक्रेन को आपने एक लाडला बच्चा बना दिया है वेपन्स दे दे के, और यूक्रेन इन वेपन्स के सारे सोच रहा है कि हम रशिया से ही जीत जाएंगे। तो रशिया से जीतना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दुनिया का जो है ना फ्यूचर बड़ा अंधकार में चला जाएगा अगर ये वॉर ऐसे ही चलती रही तो हमें क्या करना है, रशिया को, सॉरी यूएस को और वेस्ट को, इनको ये करना चाहिए कि वेपन्स तो दे ही दें, साथ साथ यूक्रेन को सलाह भी दें और उसको समझाएं कि इस वॉर को अब उसको ख़त्म करना पड़ेगा, कुछ सोल्यूशंस निकालें। खाली वेपन के भरोसे इस वॉर को चलाया नहीं जा सकता, बहुत महंगी वॉर है दुनिया के लिए। आज की टोन एडवाइजिंग, एडवाइस कर रहा है खास करके अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। चलो, कह रहा है जी, यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की's visit to Washington, his first overseas travel since Russia's invasion on February 24, and the Biden administration decision to send a new $1.8 billion military aid package, including Patriot missile defense systems and precision guided missiles, are a testament to a deep relationship Ukraine and the US share in the times of the war. अब ये सेंटेंस देखो कितना लंबा है, ठीक है, पीस बाय पीस करके आपको समझाऊंगा। छोटा सा सेंटेंस है, आसान सा ही। कह रहा है जी, जेलेंस्की की जो विजिट है, जेलेंस्की कौन है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, और कहाँ पे विजिट है इनकी, इनकी विजिट है वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी में। अब देखो यहाँ पे लग गया कोमा, ठीक है, और एक देखो कोमा लग गया यहाँ पे, और बीच में रखा गया है एक अपोजिशनल फ्रेज जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं, इसलिए फ्रेज है। कह रहे इस कोमा से कोमा के बीच में, कह रहा है उसकी पहली ओवरसीज ट्रैवल है ये। ओवरसीज मतलब 7 समंदर पार, यानी कि विदेशी। तो उसकी पहली विदेश ट्रैवल है ये, और कब से, जब से रशिया का इन्वेजन हुआ, रशिया ने कब्जा कर लिया या हमला कर दिया, और कब किया, ऑन फरवरी 2020 जो है 24 फरवरी को। कह रहे यूक्रेन के प्रेसिडेंट की जो विजिट है वॉशिंगटन में, और ये वही विजिट है जो पहली विजिट है फरवरी 24 के बाद में यूक्रेन के प्रेसिडेंट की अपने देश से बाहर। कह रहे और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ लगा रहा है एंड बता के, बाइडन के प्रशासन का जो डिसीजन है, फैसला है, सेंड कर देने का 1.8 बिलियन की मिलिट्री एड पैकेज को, लगभग 15,000 करोड़ रुपए की मिलिट्री की एड के एक छोटे से पैकेज को, जो अमेरिका के लिए छोटा सा है ना, जिसमें क्या क्या शामिल है, जिसमें शामिल है, इंक्लूड है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एक ये वेपन का नाम है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और दूसरा इसमें शामिल है प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स, ऐसी मिसाइलें जो प्रिसीजन के साथ में गाइड की जा सकती है, एक छोटे से पिन पॉइंट पे भी जो है, पॉइंट पे भी पिन पॉइंट करके यहीं से जो है शूट की जा सकती हैं। कह रहा है ये दोनों ही चीज़ें, पहली तो इनकी विजिट जो पहली दफ़ा आई है 1 साल में, दूसरा जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैसला है कि इतना सारा और माल इसको यूक्रेन को देंगे। कह रहे दोनों ही विजिट जो है ना, ये आ रही हैं,
अब देखो क्या है ये एक टेस्टामेंट है, ये एक एविडेंस है, ये गवाह हैं। और किसका? ये गवाह है उस डीप रिलेशनशिप का, उस गहरे रिश्ते का जिसको अमेरिका और यूक्रेन शेयर करते हैं। यूक्रेन एंड द यूएस शेयर। और कब शेयर करते हैं? इन द टाइम्स ऑफ वॉर, जंग के वक्त में। आ रहा है समझ में? आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत लंबा, बहुत आसान सेंटेंस है ये। भाई इनकी विजिट और इनका फैसला अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मिलाने पे आपको पता है क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक नया गवाह, एक नई टेस्टामेंट। और ये गवाह होगा उस गहरे रिश्ते का या उस डीप रिलेशनशिप का जिसको अमेरिका और यूक्रेन आपस में शेयर करते हैं जंग के वक्त में, इन द टाइम्स ऑफ वॉर। बस ये इस सेंटेंस में बताया गया है। विजिट के बारे में बताया गया, ये पहली विजिट है फरवरी 24 के बाद में। डिसीजन के बारे में बताया गया, ये डिसीजन है इतने पैसे के असले बारूद को भेजने का, जिसमें ये दोनों टाइप के वेपन्स भी शामिल है। अब आ जाओ स्ट्रक्चर देखेंगे। विजिट एंड डिसीजन दोनों की वर्ब है आर। टेस्टामेंट का मतलब होता है एविडेंस, गवाही, विटनेस। किसी भी चीज़ का समझ गए ना, प्रूफ कहलाता है टेस्टामेंट। जिस भी चीज़ का प्रूफ दें, टेस्टामेंट दें, टू लगा के बताएं। टेस्टामेंट टू समथिंग, है ना। ये टू फिक्स्ड है, फिक्स प्रिपोजिशनल फ्रेज है इसके बाद में। यूक्रेन और यूएस दोनों की वर्ब है शेयर। और कुछ देखने वाला है नहीं, मुझे लग नहीं रहा। ओवरसीज का मतलब है सी को क्रॉस करके, यानी कि 7 समंदर पार, है ना। वहीं से इस वर्ड को हमने निकाला है। फॉरेन कंट्री के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए अपने ओवरसीज नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। अब जरूरी नहीं है समंदर पार करना जरूरी है। आप यहाँ से बांग्लादेश चले गए तब भी आप ओवरसीज ही जा रहे हैं, है ना। इस वर्ड को ही हम फॉरेन ट्रैवल से जोड़ के रखते हैं, ओवरसीज को। चलो, ये पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, जिसको हमने तो रशिया से लिया है S-400, है ना। S-500 भी है रशिया के पास। तो अमेरिका का जो वर्जन है S-400 का या S-500 का, जो अमेरिका मानता है दुनिया में सबसे बेहतरीन है, उसको बोलते हैं पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, यूक्रेन हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड अमेरिकन फाइनेंशियल एंड मिलिट्री फंडिंग फ्रॉम अप्रूव्ड असिस्टेंस वर्थ अराउंड 54 बिलियन। कह रहा है यूक्रेन पहले से रिसीव कर चुका है। भाई ये इतना तो भी आएगा, जब आएगा तब आएगा। जो हो चुका है वो बता रहा है आपको। पहले से यूक्रेन जो है इतनी सारी फाइनेंशियल, अमेरिका की फाइनेंशियल और मिलिट्री फंडिंग को ले चुका है। और कहाँ से? अप्रूव्ड असिस्टेंस से। ये ऐसी असिस्टेंस है जो अप्रूव कर चुकी है वहाँ की पार्लियामेंट, जो दे चुकी है इसको। और वर्थ कितनी है ये वर्थ है लगभग $54 बिलियन, है ना। इतना पैसा यूक्रेन को मिल चुका है। बड़े आगे, सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है जी, द सप्लाई ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हिमार्स हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन यूक्रेन्स रीसेंट बैटलफील्ड एडवांसेस इन खार्किव एंड खैरसन। लंबा सेंटेंस है, आगे वाला बाद में पढ़ लेंगे। कह रहे जो सप्लाई है अमेरिका की इन मिसाइल्स की जिनका नाम है हिमार्स, कह रहे इन सप्लाईज ने प्ले किया है एक मेजर रोल को, बड़ी भूमिका को। और किसमें? यूक्रेन के हाल ही में आए बैटलफील्ड में एडवांसेस को, जंग के मैदान में प्रोग्रेस को। और कहाँ पे? खार्किव और खैरसन नाम के एरियाज में। अब ये प्रोग्रेस कैसे आई? आफ्टर इट्स हैवी लॉसेस इन डॉनबास। इसके हैवी लॉसेस के बाद में, हैवी नुकसान के बाद में डॉनबास रीजन के अंदर। तो डॉनबास में यूक्रेन ने नुकसान खाया, उसके बाद इन दोनों जगहों पे अच्छे से काम किया, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की। और ये सारी देन है हिमार्स मिसाइल्स की, जो अमेरिका ने इसको दी थी। सप्लाई की वर्ब है हैज प्लेड। आगे बता रहा है, कह रहा है द पेट्रियट मिसाइल सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन यूक्रेन्स एयर डिफेंसेस एट अ टाइम व्हेन रशिया इज बॉम्बार्डिंग द एनर्जी ग्रिड एंड वाटर सप्लाईज। अब कह रहा है ये पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है? कह रहे ये जो सिस्टम है ना अमेरिका का, भाई हिमार्स तो यूक्रेन के पास आ ही गया, यूक्रेन ने इसका फ़ायदा खूब ले लिया। कह रहा है अब ये जो नया इक्विपमेंट है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बहुत ही महंगा सिस्टम है ये। कह रहा है ये सिस्टम जो है ना, अब इससे ये आशा है, एक्सपेक्टेड है कि ये स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। और किसको? यूक्रेन के एयर डिफेंसेस को। यूक्रेन की एयर के अंदर, यूक्रेन की जो समझ लो एयरफोर्स के डिफेंसेस को, ऐसा समझ लो। और कब करेगा? एट अ टाइम, ऐसे एक वक्त पे। और कैसा वक्त पे? जब रशिया बॉम्बर्ड कर रहा है, रशिया बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेन की एनर्जी ग्रिड को। एनर्जी ग्रिड का मतलब होता है बिजली का जो पूरा तंत्र है, पूरा जो नेटवर्क है। ग्रिड का मतलब ही होता है अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, है ना। तो यूक्रेन का जो इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है उसको रशिया कर रहा है जो है बॉम्बर्ड का मतलब बॉम्ब कर रहा है। और यूक्रेन की वाटर सप्लाईज को, वहाँ पे पानी के सप्लाईज को। चलिए, सिस्टम की वर्ब इज एक्सपेक्टेड, रशिया की वर्ब इज बॉम्बार्डिंग। बॉम्बार्ड का मतलब होता है बम गिराना, है ना, बॉम्बिंग करना। ग्रिड का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क किसी भी एरिया का। कह रहा है इन वॉशिंगटन प्रेसिडेंट जो बाइडन डिस्कस्ड अ 10-point पीस फॉर्मूला विद मिस्टर जेलेंस्की, द डिटेल्स आर अननोन, एंड ऑल्सो प्रोमिस्ड कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स।
कह रहा है अगर वॉशिंगटन में देखो तो प्रेसिडेंट बाइडन ने डिस्कस कर दिया एक ऐसे पीस फॉर्मूला को जिसमें थे 10 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट्स वाला पीस फॉर्मूला जेलेंस्की के साथ में डिस्कस किया। कह रहे डिटेल्स है ना जिसकी आर अननोन है, ये कौन से 10 पॉइंट्स से हमें नहीं पता। कह रहे साथ ही साथ प्रेसिडेंट बाइडन ने एक और काम किया, इन्होंने प्रॉमिस कर दिया अपने लगातार निरंतर बने हुए सपोर्ट को, और कब तक के लिए, फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स। कह रहे जब तक या जितना भी इसको ज़रूरत हो, इट टेक्स, ये इट किसी के लिए नहीं है, ये सिचुएशन के लिए है। सिचुएशन की जब तक ज़रूरत हो ऐसी सिचुएशन की, एज लॉन्ग एज ये जो अपना कंटिन्यूड सपोर्ट बना के रखेंगे। बाइडन साहब की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है बाइडन डिस्कस्ड, दूसरी वर्ब है बाइडन प्रॉमिस्ड। बाइडन ने डिस्कस किया, बाइडन ने वादा किया। डिटेल्स की वर्ब है आर, डिटेल्स आई हैं 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला के लिए। अच्छा, इट की वर्ब है टेक्स। अब देखो 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट हैं, एक कॉन्सेप्ट को मैं कर रहा हूँ मिस करने का मतलब है आप खुद से अपने नोट्स निकालो और देखो यहाँ पे 10 पॉइंट्स क्यों नहीं लिखा हुआ। भाई 10 है ना, एक तो नहीं है, फिर जब 10 ही लिख दिए तो पॉइंट्स ही लिख देते, एस भी लगा देते पीछे, पर एस नहीं लगा है। तो इस फॉर्मूला को आप अपने नोट्स में से निकालो, इस कॉन्सेप्ट का नाम है हाइफनेटेड एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये तो आप खुद से करोगे आज नोट्स में से। दूसरा है जो मैं आपको नया जो कॉन्सेप्ट है वो करवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी एज और एज एक साथ आ जाएं और उनके बीच में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब लगना हो तो उसकी लगेगी पॉजिटिव डिग्री, ना उसकी कंपैरेटिव लगेगी ना सुपरलेटिव लगेगी। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब में से क्या आएगा ये चूज़ करेगा किस चीज़ के लिए आप इस पूरी जो है स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं। अगर पूरी स्ट्रक्चर को किसी नाउन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बीच में एडजेक्टिव आएगा, अगर पूरी स्ट्रक्चर को किसी वर्ब या एडजेक्टिव के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बीच में एडवर्ब आएगा। अब आप बोलोगे सर ये बहुत टेक्निकल हो गया, अब मैं आपको उसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको एसएससी बैंक्स में मिलेंगे। द साउंड ऑफ दिस न्यू सिंगर इज एज स्वीटर एज द फेमस सिंगर अरिजीत सिंह। साउंड की जगह यहाँ पे लिखना चाहिए वॉइस। इस नए सिंगर की जो वॉइस है उतनी ही मीठी है जितनी कि फेमस सिंगर अरिजीत सिंह की। साउंड इज एज स्वीटर एज द फेमस सिंगर अरिजीत सिंह। अब मीठा क्या है यहाँ पे, मीठा है साउंड यानी वॉइस। वॉइस क्या है, वॉइस एक नाउन है, तो नाउन के लिए क्या आता है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होगा यहाँ पे स्वीट। स्वीट की कौन सी डिग्री आएगी, स्वीट की आएगी पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे कौन सी लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे स्वीटर को हटा के मुझे स्वीट लिख देना चाहिए। द वॉइस ऑफ दिस न्यू सिंगर इज एज स्वीट एज द फेमस सिंगर अरिजीत सिंह जो है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए एज स्वीट एज दैट ऑफ, ठीक है। दैट ऑफ इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि वॉइस को वॉइस से मुझे कंपेयर करना है, तो इसकी एरर में मत जाना, आज अपने इसकी बात कर रहे हैं। दैट मैं यहाँ लगा देता हूँ जिसको एरर लग रही हो, है ना। वॉइस इज एज स्वीट एज द वॉइस ऑफ या दैट ऑफ फेमस सिंगर अरिजीत सिंह। अब दूसरा सेंटेंस देखो, द न्यू सिंगर सिंग्स एज स्वीटर एज द फेमस सिंगर अरिजीत सिंह। नया सिंगर गाना गाता है उतना ही मीठा जितना कि फेमस सिंगर अरिजीत सिंह गाता है। अब मुझे बताओ मीठा क्या क्या, यहाँ पे मीठा किसके लिए आया है, यहाँ पे आया था वॉइस के लिए, एक नाउन के लिए। यहाँ पे आया गाना गाए जाने के लिए, सिंग नाम की वर्ब के लिए। वो उतना ही मीठा गाता है जितना अरिजीत सिंह गाता है। बात आ रही है ना समझ में। सिंग नाम की वर्ब के लिए अब एडजेक्टिव नहीं, अब एडवर्ब चाहिए होगा, और स्वीट नाम के वर्ड एडजेक्टिव की एडवर्ब फॉर्म होती है स्वीटली, ठीक है। तो स्वीटर गलत है, यहाँ लिखेंगे स्वीटली। द न्यू सिंगर सिंग्स एज स्वीटली एज द फेमस सिंगर अरिजीत सिंह। तो यहाँ पे एज स्वीट एज स्वीटली एज। अब यही फॉर्मूला मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कब बीच में एडजेक्टिव लगेगा, कब बीच में एडवर्ब लगेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है, फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ, फिर रिपीट होगा, रिवीजन आपके साथ में जो हो जाएगा। कह रहा है बोथ लीडर्स ट्राइड टू सेंड आउट अ मैसेज ऑफ यूनिटी अमिड कंसर्न्स ऑफ क्रैक्स इन द वेस्टर्न अलायंस एज द वॉर इज कंटिन्यूइंग इंडेफिनिटली विद इट्स मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट। कह रहा है दोनों ही लीडर्स ने कोशिश की, ट्राई किया कि वो सेंड आउट करें, वो दुनिया के सामने भेजें। और किसको करें, किसको भेजें, एक मैसेज ऑफ यूनिटी का, एक पैगाम जो है एकता का, जो है यूनिटी का। और किसके बीच, इन सब चीज़ों के अमिड, इन सब चीज़ों के चलते। और ये चीज़ें हैं वो कंसर्न्स, वो चिंताएं जो हैं क्रैक्स की, यानी कि फूट की, डिविजन्स की। और किस किस के अंदर, वेस्टर्न अलायंस के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के आपसी ग्रुप के अंदर। तो ऐसा इन्होंने करने की कोशिश की, इन्होंने दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि कोई क्रैक्स नहीं है वेस्टर्न अलायंस में। अमेरिका और उसके सारे चेले चपाटे यूक्रेन के साथ हैं आज भी। अब ये सारा काम कैसे हो रहा है, एज द वॉर इज कंटिन्यूइंग, जैसे जैसे वॉर जो है कंटिन्यू कर रही है, आगे बढ़ रही है, बिना किसी अंत के, इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब है विदाउट एन एंड। और कैसे, विद इट्स मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट, अपनी बहुत ही बड़ी, अपनी बहुत ही मैसिव आर्थिक कीमत के साथ।
तो वॉर्स बढ़ती जा रही हैं, लोगों को लग रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में फूट पड़ गई है। कोई वेस्टर्न कंट्री कह रही है कि यूक्रेन को पैसे मत दो, कोई कह रही है कि दे दो। तो इन्होंने आपस में मिलकर यही बताया कि कोई फूट नहीं है, सब यूक्रेन के साथ खड़े हैं वेस्ट के अंदर। लीडर्स की वॉर है ट्राइड, क्रैक्स का मतलब होता है आपसी फूट, डिफरेंसेस, डिविजन्स। वॉर की वॉर है इज कंटिन्यूइंग, इंडेफिनिटली का मतलब है विदाउट एन एंड, विदाउट डेफिनेट जो है एंड। चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। अब अमेरिका के लिए यहाँ पे है सजेशंस, क्या करना चाहिए। कह रहे थे यूएस हैज़ ग्रेजुअली स्टेप्ड अप इट्स सप्लाई ऑफ वेपन्स टू यूक्रेन बट इज स्टिल वेरी ऑफ सेंडिंग ऑफेंसिव वेपन्स आउट ऑफ फियर्स ऑफ एस्केलेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है यूएस बिल्कुल पागल नहीं है, कह रहा है यूएस ने धीरे धीरे स्टेप अप किया है, ग्रेजुअली यूएस ने लेवल अप किया है, स्केल अप किया है, रैंप अप किया है। और किसको रैंप अप किया है भाई, स्टेप अप रैंप अप किया है सप्लाई ऑफ वेपन्स को यूक्रेन की तरफ। कह रहे लेकिन यही अमेरिका इज है स्टिल अभी भी बहुत ही वेरी, बहुत ही सर्कमस्पेक्ट, बहुत ही कॉशियस। और किस चीज़ का, सेंड करने का ऑफेंसिव वेपन्स को, बहुत ही मारक हथियारों को। और किस वजह से ये वेरी है, आउट ऑफ इस चीज़ में से, और वो है फियर्स, वो डर जो है एस्केलेट करने के, ऊपर लाने के और हाइटन या इंटेंसिफाई करने के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को। तो अमेरिका ने बहुत सारे वेपन्स तो दिए हैं, लेकिन आज भी अमेरिका जो है इस चीज़ को लेकर चौकन्ना है कि बहुत मारक हथियार नहीं देगा यूक्रेन को, सिर्फ अपनी सुरक्षा करने के हथियार ही देता है। और वो मारक हथियार इसलिए नहीं देता है कि यूक्रेन कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट को और एस्केलेट ना कर दे, रशिया को कहीं गुस्सा ना दिला दे। यूएस की वर्ब है हैज स्टेप्ड अप, फिर यूएस की वर्ब है इज। वेरी का मतलब है कॉशियस, चौकन्ना, सर्कमस्पेक्ट, इसके बाद में आप लगाते हैं ऑफ, वेरी ऑफ, केयरफुल ऑफ, कॉशियस ऑफ, है ना। अच्छा, स्टेप अप, रैंप अप, लेवल अप, किसी चीज़ के लेवल को क्या करना, ऊपर लेकर के आना। अच्छा जी, और एस्केलेट करना, किसी चीज़ को इंक्रीज, इंटेंसिफाई या और ऊपर लाना, है ना, हाईलाइट करना। कह रहा है यूक्रेन हैज़ रेलेंटलेसली कैंपेन्ड फॉर मोर एडवांस वेपन्स इंक्लूडिंग यूएस एयरक्राफ्ट, टैंक्स एंड लॉन्ग रेंज टैक्टिकल मिसाइल्स। कह रहा है यूक्रेन ने रेलेंटलेसली कैंपेन किया है। कैंपेन करना मतलब अभियान करना, रेलेंटलेसली मतलब बिना रेलेंट किए, बिना रुके। रेलेंट का मतलब होता है सरेंडर करके रुक जाना, ठीक है। तो बिना सरेंडर किए, बिना रुके यूएस, अमेरिका से जो है यूक्रेन कैंपेन करता आ रहा है, अभियान चलाता आ रहा है कि और एडवांस वेपन्स हमें मिले, जिसमें क्या क्या शामिल है, अमेरिका के लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट, अमेरिकन टैंक्स और अमेरिका की लॉन्ग रेंज टैक्टिकल मिसाइल्स। ऐसी मिसाइल्स जो किसी टैक्ट के लिए, किसी दांव पेच के लिए लॉन्ग रेंज में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। यूक्रेन की वर्ब है हैज़ कैंपेन्ड। कैंपेन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए, समझ गए ना, मांग करना, अभियान करना। कह रहे वाइल मिस्टर बाइडन said his administration would continue to back Ukraine, he also warned of the risks of sending offensive weapons to Ukraine, which could break up NATO, the EU and the rest of the world. अब कह रहे इस अभियान के सामने बाइडन का क्या कहना है। कह रहे बाइडन ने ऐसा कहा, बाइडन सेड, और क्या कहा, उनका प्रशासन जारी रखेगा, वुड कंटिन्यू करेगा, और क्या करना, बैक करना यूक्रेन को, सपोर्ट करना यूक्रेन को। बाइडन ने बोला हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं अंत तक, लेकिन उन्होंने एक और बात बोली। कह रहा उन्होंने साथ ही साथ वार्न भी कर दिया, चेता भी दिया सारी दुनिया को, और किस बारे में, उस जोखिम के बारे में, रिस्क के बारे में जो है भेज देने का, सेंड कर देने का, और किसको, वेरी ऑफेंसिव वेपन्स को, बहुत ही मारक हथियारों को, और किसको, यूक्रेन को। कह रहे जो चीज़ जो है ना ब्रेक अप कर सकती है, तोड़ कर सकती है, टुकड़ों में डिवाइड कर सकती है पूरे नेटो को, यूरोपियन यूनियन को और बाकी बची हुई दुनिया को। तो बाइडन ने यही बोला कि ठीक है यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसने सारी दुनिया को ये भी बोला साथ ही साथ, खास करके यूरोप को, कि इसको कोई मारक हथियार मत दे देना जेलेंस्की को। अगर कोई आपने ऑफेंसिव वेपन दे दिया, इसने रशिया पे चला दिया, तो नाटो में फूट पड़ जाएगी, यूरोपियन यूनियन टूट जाएगा, और दुनिया की तबाही तो फिर उसके बाद निश्चित है, जब दोनों आपस में लड़ने लगेंगे। चलिए, बहुत सिंपल सेंटेंसेज हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बाइडन की वर्ब है सेड, एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है वुड कंटिन्यू, ही की वर्ब है वांट। जिस भी चीज़ के लिए वार्निंग देते हैं ऑफ लगा के आप बताते हैं, ऑफ के साथ साथ अगेंस्ट भी आता है, वॉर्न अगेंस्ट, वॉर्न ऑफ, है ना, दोनों ही प्रेपोजिशन वॉर्न के बाद आती हैं। विच की वर्ब है कुड ब्रेक अप, ब्रेकअप करना मतलब तोड़ देना। चलिए, करेक्ट, करंटली यूक्रेन हैज़ अ बैटलफील्ड एडवांटेज रिकैप्चरिंग स्वेथ्स ऑफ टेरिटरीज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। कह रहे अगर हाल फिलहाल देखें तो यूक्रेन जो है तगड़ा है बैटलफील्ड में, बैटलफील्ड में इसके पास सुपीरियरिटी है, एडवांटेज है, प्रीपॉन्डरेंस है जंग के मैदान में। और कैसे है, रिकैप्चर करते हुए, फिर से अपने कब्जे में लेते हुए टेरिटरीज के स्वेद को। स्वेद का मतलब होता है बहुत ही बड़ा सा पट्टा, बहुत ही बड़ा सा एरिया, भूभाग,
है ना, एक पट्टी होती है ना ज़मीन की, उसको बोलते हैं स्वेद। तो बहुत ही बड़े एक टेरिटरी की स्वेद को, बहुत ही बड़े एक लंबे से एरिया को, जो है नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में यूक्रेन की वो हैज़ एडवांटेज, आप जानते हैं, सुपीरियरिटी, डोमिनेंस, प्रीपॉन्टरेंस, एज, मेरिट, है ना। रिकैप्चर करना मतलब फिर से कब्जे में ले लेना, रीटेक कर लेना, टेक बैक कर लेना। स्वेद मतलब एक बहुत ही बड़ी स्ट्रिप या एरिया, है ना, स्ट्रिप या एरिया। स्वेद को सिंगुलरली लिख देता हूँ, ठीक है, स्वेद या स्ट्रिप या एरिया। कह रहा बट रशिया हैज़ एयर सिक्योरिटी, कह रहा लेकिन रशिया ने ये एडवांटेज दे रखी है इसको। एक्चुअल में रशिया के पास एयर सिक्योरिटी है, हवा के अंदर रशिया बहुत पावरफुल है यूक्रेन के मुकाबले। द पेट्रियट मिसाइल्स could offer some protection to Ukraine but could also prompt Russia to carry out heavier attacks। कह रहा है जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है जो कि आने वाली एनिमी की मिसाइल्स को रोक देता है, कह रहा है ये जो मिसाइल सिस्टम है ना, ये ऑफर कर सकता है कुछ प्रोटेक्शन और ज़्यादा यूक्रेन को रशिया की एयर सिक्योरिटी से, रशिया की मजबूत एयरफोर्स से। कह रहा है लेकिन साथ ही साथ ये प्रॉम्प्ट भी कर सकता है, ये धकेल भी सकता है रशिया को, और किस काम को करने में, अंजाम देने में, कैरी आउट करने में, एग्जीक्यूट करने में और भारी हमलों को, हैवियर स्ट्राइक्स को, अटैक्स को। समझ में आ गया सेंटेंस। मिसाइल्स की वर्ब है कुड ऑफर, दूसरी वर्ब है कुड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी को धकेलना या उकसाना, किसी काम को करने के लिए फोर्स या कंपेल करना। कैरी आउट करना, अंजाम देना, एग्जीक्यूट या परफॉर्म करना किसी चीज़ को। कह रहे दिस लीव्स मिस्टर बाइडेन इन डिलेमा, कह रहे यही चीज़ लीव करती है, छोड़ती है बाइडेन साहब को डिलेमा में, ऑप्शन चॉइस या धर्म संकट में। कैसे छोड़ती है, ही इज रेडी टू बोल्स्टर यूक्रेन्स डिफेंस बट डज नॉट वांट टू प्रोवोक वाइडर वॉर बिटवीन रशिया एंड द नेटो। कह रहे वो तैयार है बोल्स्टर करने में, मजबूती देने में, अंडरगर्ड और अंडरपिन करने में यूक्रेन की डिफेंस को। कह रहे लेकिन बाइडेन नहीं चाहता है कि वो प्रोवोक करे, वो भड़काए एक और बड़े युद्ध को रशिया और नेटो के बीच में। तो दोनों ही काम करना नहीं चाह रहा बाइडेन ये भी नहीं चाह रहा कि यूक्रेन हार जाए, बाइडेन ये भी नहीं चाहते कि नेटो और रशिया आपस में लड़ने लगे। तो फंसा हुआ बीच में अमेरिका का प्रेसिडेंट। ही की वर्ब है इज, ही की दूसरी वर्ब है डज नॉट वांट, ही इज रेडी एंड ही डज नॉट वांट। बोल्स्टर करना, किसी चीज़ को और मजबूत बनाना, है ना, अंडरगर्ड, अंडरपिन, सपोर्ट, कोरोबरेट, सब इसके सिनोनिम्स हैं। और कुछ देखने वाला नहीं है ना सेंटेंस में। हाँ, कह रहा है हिज यूक्रेन पॉलिसी शुड नॉट बी एन ओपन एंडेड वेपन सप्लाई पैकेज। अब उसके लिए एडवाइस ये है कि उसकी जो यूक्रेन पॉलिसी है ना बाइडेन की, वो नहीं होनी चाहिए एक वेपन सप्लाई पैकेज जो है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब जिसका कोई सिरा ही नहीं है अंत का, जो अनरेस्ट्रिक्टेड है, विदाउट एन एंड है, इंडेफिनिट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका जो है बस यूक्रेन को बिना किसी अंत के पैकेज जो है सप्लाई करता रहे वेपन्स का, ऐसा ना हो। यूक्रेन पॉलिसी की वर्ब है शुड नॉट बी ओपन एंडेड, मतलब बिना किसी अंत के, बिना किसी एंड के। कह रहे द यूएस कुड हेल्प इट्स अलाई बट इट शुड ऑल्सो पुश फॉर अ सस्टेनेबल सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। कह रहे यूएस हेल्प कर सकता है अपने अलाई को, यूक्रेन को, अपने दोस्त को, लेकिन साथ ही साथ इसको पुश फॉर करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए एक ऐसे सोल्यूशन के लिए जो इस कॉन्फ्लिक्ट का हो और जो सस्टेनेबल हो, जो वायबल हो, सही हो, प्रैक्टिकल हो, अप्रोप्रिएट हो। तो ऐसा काम भी अमेरिका को करना पड़ेगा। हेल्प के साथ साथ सोल्यूशन भी लाना जरूरी है। अमेरिका की वर्ब है कुड हेल्प, इट आया अमेरिका के लिए, इसकी वर्ब है शुड पुश फॉर करना, किसी चीज़ के लिए दबाव डालना। सस्टेनेबल, वाइबल, अप्रोप्रिएट, जो लंबे वक्त में टिकाऊ हो, ड्यूरेबल हो, वही सस्टेनेबल होता है। सोल्यूशन और आंसर दोनों के बाद में टू लगा के बताएं जिस भी चीज़ का सोल्यूशन या आंसर आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है इट शुड यूज इट्स कॉन्टिन्यूड सपोर्ट टू यूक्रेन टू माउंट प्रेशर ऑन रशिया एज इट्स वेपन प्ले ए क्रिटिकल रोल इन कीव्स काउंटर अटैक्स एंड परसुएड यूक्रेन टू रिज्यूम डायरेक्ट निगोशिएशंस। अब ध्यान से देखना है सेंटेंस को, दो डैश आ रहे हैं, दोनों के बीच का मैं स्किप करूंगा और बाकी का पढ़ूंगा। कह रहा है जी इसको यूज़ करना चाहिए, इसके निरंतर सपोर्ट को, कंटिन्यूड सपोर्ट को जो यूक्रेन को दे रहा है अमेरिका। और क्यों यूज़ करना चाहिए, माउंट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, गैदर करने के लिए दबाव यानी प्रेशर को रशिया के ऊपर। अब बीच का छोड़ दो। कह रहा है और दूसरा क्या करना चाहिए, इसको परसुएड करना चाहिए, मनाना चाहिए यूक्रेन को कि ये रिज्यूम करे डायरेक्ट बातचीत को, डायरेक्ट निगोशिएशंस को, ऑफकोर्स रशिया के साथ। आ रही है ना बात समझ में। इट की दो वर्ब्स हैं, अमेरिका के लिए इट आया है, इट शुड यूज इट सपोर्ट एंड इट शुड परसुएड यूक्रेन। सपोर्ट भी करो और यूक्रेन को मना भी लो कि भैया वॉर जो है अब जल्दी खत्म करनी है, पैसा और वेपन हम दे रहे हैं लेकिन हमेशा नहीं देंगे, जिंदगी भर। अब देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, ये प्रेशर कैसे माउंट करेगा। कह रहा है इसलिए माउंट करेगा क्योंकि इसके जो वेपन्स हैं अमेरिका के, वो प्ले करते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका को कीव के काउंटर अटैक्स में, कीव के जवाबी हमलों में। तो जैसे जैसे वेपन दे रहा है रशिया पे, अपने आप ही जो है प्रेशर आ रहा है, क्योंकि रशिया को पता है वेपन्स बड़े काम के होते हैं अमेरिका के।
अब मेरे ख्याल से सेंटेंस समझ गए होंगे, बीच वाला जो क्यों लिखा गया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ के बारे में। चलो, इट की वर्ब है शुड यूज़ पहली, इट की वर्ड है वर्ब है शुड, परसुएड दूसरी। परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना, किसी को मनाना। वेपन्स की वर्ब है, इट्स वेपन्स की वर्ब है प्ले। परसुएड का मतलब होता है मनाना, इसके बाद में टू इन्फिनिटिव आता है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है डिसुएड करना, किसी आदमी को किसी चीज़ को ना करने के लिए मनाना। तो इसके बाद में फ्रॉम प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे मैं आपको मना लूँ कि भाई आप जो है पढ़ाई करो, तो मैं आपको परसुएड करूँगा। और जैसे मैं आपको मना लूँ कि आप स्मार्टफोन यूज़ ना करो, किसी काम को ना करने के लिए मनाना, तो मैं आपको डिसुएड करूँगा स्मार्टफोन को यूज़ करने से। बात समझ रहे हो ना? तो दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है। दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन बनेंगे। द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू परसुएड द वर्कर्स टू एंड द स्ट्राइक। मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि वो मनाए वर्कर्स को कि वो एंड करें स्ट्राइक्स को। यहाँ पे परसुएड द वर्कर्स टू एंड द स्ट्राइक बिल्कुल ठीक है। परसुएड समवन टू डू समथिंग, किसी आदमी को परसुएड करना किसी काम को करने के लिए। लेकिन मान लीजिए मैनेजमेंट ऐसा कर रही हो, मैनेजमेंट ट्राइंग टू डिसुएड द वर्कर्स टू कंटिन्यू द स्ट्राइक्स। मैनेजमेंट राजी कर रही है वर्कर्स को स्ट्राइक को कंटिन्यू ना करने से। डिसुएड का मतलब है किसी काम को ना करने से राजी करना, समझ रहे हो ना बात को? तो स्ट्राइक को कंटिन्यू ना करने से राजी कर रही है, तो डिसुएड टू कंटिन्यू नहीं आएगा या नॉट कंटिन्यू नहीं आएगा, आप लिखेंगे डिसुएड द वर्कर्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग। समझ गए? स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, ऐसे ही रहेगी और इसी पे क्वेश्चन बनते रहेंगे। डिसुएड का मतलब है किसी काम को ना करने के लिए राजी करना, परसुएड का मतलब है किसी काम को करने के लिए राजी करना। इसके बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म फ्रॉम के साथ, इसके बाद में टू इन्फिनिटिव वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। चलो, इसीलिए परसुएड के बाद में लिखा हुआ है परसुएड यूक्रेन टू रिज्यूम। कह रहा है एट दिस पॉइंट नो मिलिट्री सोल्यूशन सीम्स लाइकली। कह रहा है इस मौके पे, इस पॉइंट पे कोई भी सैन्य जो सोल्यूशन है दिखाई नहीं देता है सही या लाइकली या संभावित, कोई सोल्यूशन इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा। कह रहा है अनलेस देयर इज अ क्रेडिबल पुश फॉर टॉक्स द वॉर इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर। कह रहा है जब अगर ऐसा ना हो, और कैसा ना हो, कोई क्रेडिबल पुश ना हो, कोई भरोसेमंद दबाव ना हो बातचीत का। कह रहा है अगर ऐसा ना हो ना, तो वॉर जो है लाइकली है, संभावित है कि जारी रहेगी आने वाले फॉरसेबल फ्यूचर के लिए, उस फ्यूचर के लिए जिसको हम पहले से देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रिडिक्टेबल फ्यूचर जो है अगले 2-3-5 साल तब तक ये वॉर जारी रहेगी अगर यूक्रेन को मनाया ना गया, पुश ना किया गया, रशिया को पुश ना किया गया बातचीत के लिए। पुश की वर्ब है इज, वॉर की वर्ब है इज, अनलेस, अनटिल और लेस्ट के बाद में नॉट कभी भी नहीं आता, याद रखें इस केस में भी नॉट को नहीं लगाया गया। फॉरसेबल मतलब जिसको अभी आगे आप देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए यही रैपअप करेंगे। बहुत ही सिंपल आर्टिकल था, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया आपके सामने, एक एक वर्ड को, एक एक रूल को जितना हो सके डिटेल में बताया गया वोकैब के साथ। अब अपने क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्विज का, इनमें से कौन सा वो फैक्टर्स है जो अमेरिका को वेरी बनाता है, चौकन्ना बनाता है एडवांस्ड वेपन्स को यूक्रेन को देने के लिए? किस वजह से यूक्रेन को एडवांस वेपन्स अमेरिका नहीं दे पा रहा? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। यूक्रेन एडवांस वेपन चला नहीं पाएगा, एडवांस वेपन बहुत महंगे होते हैं, रशिया हो सकता है यूक्रेन से चुरा के ले जाए, या हो सकता है ऐसी एक हरकत वॉर को और बढ़ा दे। तो सही आंसर को आपको चूज करना है, ठीक है? फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है इसी वीडियो के नीचे, पहले आप ट्राई करो। सेकंड थर्ड में 2 एरर्स हैं, एरर्स आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिल सकती हैं। पहली मिलेंगी इस वर्ड के आसपास या इस वर्ड की वजह से, और दूसरी वर्ड जो मिलेगी आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर की वजह से। अब हिंट्स आपको दे दिए हैं, अपनी एरर्स को फाइंड करो। चौथे में आपसे सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए बोला गया है, और इंप्रूव का मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, सोल्यूशन वर्ड के आसपास कुछ इंप्रूवमेंट आनी चाहिए इस वर्ड की वजह से, है ना? कोशिश करनी है आपको। पांचवें में आपसे सिनोनिम पूछा है सर्कमस्पेक्ट वर्ड का, ऑलरेडी इसको ब्रेक करके बता दिया गया है। सर्कम मतलब चारों तरफ, स्पेक्ट मतलब देखना, तो इसका सिनोनिम आपको बताना है, ठीक है? लास्ट में वर्ड है छेवा, ऑप्शन चॉइस का क्या मीनिंग होता है? तो अच्छे से ईडीएम आपको मैंने करवाई थी वोकैब के वक्त। 6 क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में है, जाके चेक कर लो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।